Hello everyone, welcome to Yes Officer JAIBCIB यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता और आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैम के बारे में, सत्यम स्कैम के बारे में। सत्यम कंप्यूटर्स कब से आया, कब इसका डिमाइस हुआ, क्यों इसका डिमाइस हुआ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों जरूरी होता है किसी भी कंपनी में, इन सारी चीजों की बातें हम करेंगे आज के वीडियो में। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सत्यम कंप्यूटर्स को स्टार्ट करा था दो भाइयों ने मिलकर, बी रामालिंगा राजू और बी रामा राजू ने। 1987 के अंदर इस कंपनी को स्टार्ट करा गया था, इनकॉर्पोरेट करा गया था। एक हैदराबाद बेस्ड आईटी कंसल्टेंसी कंपनी थी। इसको जर्नली कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज का एक जेम माना जाता था। 1991 के अंदर इस कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा दिया गया और 1996 के अंदर 4 सब्सिडरीज को प्रमोट करा गया था। इनमें से एक थी सत्यम इंफोवे। सत्यम इंफोवे पहली इंडियन आईटी कंपनी थी, नैस्डैक पे रजिस्टर्ड हुई थी। तो बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। 2005 के अंदर ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सर्वे ने ये कहा था कि जो सत्यम कंप्यूटर्स है ये थर्ड रैंक है इसकी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। 2007 के अंदर ईवाई ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था। 2008 में तो इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था। 2008 में इसको मिला था गोल्डन पीकॉक अवार्ड। किसके लिए दिया जाता है? ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। तो ये बोला गया जो सत्यम कंप्यूटर्स है ये बेस्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। हियर कम्स 2009। 2009 में क्या हुआ? बी रामालिंगा राजू ने कन्फेशन दिया जनवरी 7, 2009 को। ये जो सत्यम कंप्यूटर्स है ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। और कितने अमाउंट से कर रहा है? 7,800 करोड़ से कर रहा है। 2009 में बोला और इस वजह से मैं रिजाइन करता हूं। उसके बाद क्या हुआ? क्यों हुआ ये कन्फेशन? कब से स्टार्ट हुई ये बातें? तो चलो इसके बारे में पहले बात करते हैं और फिर 2008 के अंदर क्या क्या हुआ उसके बारे में देखेंगे। तो जो बी रामलिंगा राजू थे इनको एक अट्रैक्शन हुआ रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने पैन इंडिया प्रॉपर्टीज खरीदना स्टार्ट कर दिया। पैसे पड़ गए कम, तो अब क्या करें? साल 2000 आया, इन्होंने सोचा अब क्या करता हूँ, फेक एसेट दिखाता हूँ। तो इन्होंने क्या करा, फिक्टिशियस एसेट दिखाए। फिक्टिशियस एसेट दिखाए, फेक इनवॉइसेस बनाए। फेक इनवॉइसेस से क्या हुआ? रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया कंपनी का कि देखो हम तो बहुत अच्छी सेल्स कर रहे हैं, वी आर अ ग्रोइंग कंपनी। तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। तो शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए कंपनी की तरफ। तो बोला जो पैसा है ना वो बैंक के अंदर भी रखा है। तो बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ नकली दिखा रहे। इनवॉइस लगभग 7,500 इनवॉइस इन्होंने नकली दिखाए। शेयर प्राइस बढ़ गया, शेयर प्राइस बढ़ने लगा क्योंकि कंपनी की ग्रोथ इन्होंने इतनी अच्छी से दिखाई, फाइनेंशियल मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कब से स्टार्ट कर दिया था? 2000 से। कब तक चला? 2009 तक। तो शेयर प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स ने क्या करा, जो रामालिंगा राजू थे, रामा राजू थे, इन्होंने अपना जो प्रमोटर का स्टेक था वो कम कर दिया, उसको बेच दिया। अब उसको इनकैश करा तो वो तो बड़े अच्छे पैसों पर हो गया। पर धीरे धीरे इनकी मिसप्रेजेंटेशन जो थी वो सामने आई। उससे क्या हुआ, जो शेयर प्राइस था वो गिर गया। उससे पहले तो अपना पैसा निकाल चुके थे। तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट करा 2000 से? उन्होंने स्टार्ट करा मिस रिप्रेजेंट करना जिससे पैसा आए और ये रियल एस्टेट में लगा पाए। रियल एस्टेट के अंदर पैसे लगाने लग गए। अब 2008 में याद करो क्या हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उसमें रियल एस्टेट की मार्केट जो थी वो गिर गई थी, क्रैश कर गई थी, हम सबको पता है। तो इनका जो प्लान था, इनका प्लान क्या था कि जो मैं फिक्टिशियस एसेट दिखा रहा हूँ रियल एस्टेट को बाद में मैं बेच दूंगा और उससे मैं कवर कर दूंगा। वो ये कर नहीं पाए, तो फिर रियल एस्टेट सेक्टर जो था वो तो क्रैश कर गया।
उनके पास बड़ी इनसाइड इंफॉर्मेशन भी होती थी कि कहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले, तो ये वहां प्रॉपर्टीज खरीद लेते थे। और सिर्फ के नाम पर नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर। और दो कंपनीज भी थी, माइटस इंफ्रास्ट्रक्चर और माइटस प्रॉपर्टीज। ये क्या है, सत्यम का उल्टा कर दिया था, ये देखो सत्यम। अब इसको ही उल्टा कर दो आप, MAYTAS, माइटस। ऐसे एक कंपनी थी जो प्रमोटर्स की कंपनी थी। इन्होंने 2008 में क्या कहा कि हम माइटस को खरीद लेते हैं, इसको एक्वायर कर लेते हैं, माइटस इंफ्रास्ट्रक्चर को और माइटस प्रॉपर्टीज को। शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और मार्केट ने इस न्यूज पे अच्छा रिएक्ट नहीं करा, और इनका जो प्लान था एक्विजिशन का वो फेल हो गया। इन्होंने क्या सोचा कि मैं एक्वायर कर लूंगा, एक इनवॉइसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये तो मेरे को बखूबी आता है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ऑन पेपर कर दूंगा, पैसे जो है वो ट्रांसफर नहीं करूंगा। तो जो मिसरिप्रेजेंटेड एसेट्स हैं और जो एक्चुअल एसेट्स हैं उनको मैच करा दूं। तो ये प्लान तो उनका फेल हो गया। वर्ल्ड बैंक ने फिर एक बैन लगा दिया था, 8 साल का वर्ल्ड बैंक ने बैन लगाया कि आप जो है मिसरिप्रेजेंटेशन करते हो। तो वर्ल्ड बैंक ने इन पर एक कमेटी बिठाई और बैन कर दिया 8 साल के, जिसको इन्होंने चैलेंज भी करा, पर इन्होंने वो जो एलिगेशंस थे उनको चैलेंज नहीं करा था। बोला हमारी रेपुटेशन पे सवाल आ जाता है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। इन्होंने जो एलिगेशंस थे उनको चैलेंज नहीं करा था। एक विसल ब्लोअर ने, विसल ब्लोअर एनोनिमस होते हैं, उन्होंने अलर्ट भी करा बोर्ड को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, कि देखो साहब क्या हो रहा है, फाइनेंशियल मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है। यहाँ तक थोड़ा एक्शन जो है नहीं लिया गया। अभी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग थी दिसंबर 2008 में, उसको पोस्टपोन कर दिया जनवरी में। अब आती है 7 जनवरी 2009। 7 जनवरी 2009 के अंदर क्या हुआ, मिस्टर बी रामलिंगा राजू ने कन्फेशन करा कि हमने मिसरिप्रेजेंट करा है 7,800 करोड़ का। हमने फिक्टिशियस एसेट जो थे वो बनाए, और हमारा जो प्लान था इस फिक्टिशियस एसेट्स को रियल एसेट से फिल कर देने का, वो फेल हो गया। यहाँ पर कंपनी क्या हुई, कंपनी की डिमाइस हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या ये हो क्या गया। शेयर प्राइसेस अपने 4 इयर्स लो पर आ गए थे, 4 इयर्स लो पर शेयर प्राइसेस के आ गए थे। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर कितनी सारी चीजें जो थी वो गलत हुई। जो इनका ऑडिटर था PwC, आपको 9 साल से नहीं पता चल पाया कि सत्यम कंप्यूटर जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे उनको नहीं पता चल पाया कि देखो फाइनेंशियल मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है, क्या कर रहे हैं। फाइनली इनको स्पेशल कोर्ट बैठाई गई, 7 साल की सजा हुई इनको, इनके साथ इनके भाई को रामाराजू को और 7 अलग लोगों को 7 इयर्स इम्प्रिजमेंट हुई। सेबी ने 14 साल के लिए इनको बैन कर दिया था मार्केट से। क्या क्या गलत हुआ इस पे बात करते हैं। कंपनी ने काफी सारा फंड जो कंपनी का था वो डाइवर्ट करा था रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। और जो कॉन्स्पिरेसी थी, SFIO ने जब इन्वेस्टिगेशन बैठाई थी तब पता चला था 2000 से कर रहे हैं ये, 2009 तक पता ही नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर कितने सारे लोगों की जो गलती है वो सामने आती है। आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की आती है, आपका टॉप मैनेजमेंट ही मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व है, आपके जो ऑडिटर्स हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर भी आपके पकड़ नहीं पा रहे हैं। फॉल्सिफिकेशन हुआ, फिक्टिशियस एसेट्स बने, बैंक ट्रांजेक्शन्स हुई, फिक्टिशियस एम्प्लॉयज तक क्रिएट करे गए थे। रियल एस्टेट खरीदा था वो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर भी खरीदा गया था। आपने जो एम्प्लॉयज थे उनको डायरेक्टर बनाए, गार्डनर को डायरेक्टर बना दिया और बोला कि ये डायरेक्टर है, ये कंपनी खरीदेगी। तो बहुत सारे बैंक ट्रांजेक्शन हुए थे, इन्फ्लेटेड रेवेन्यू दिखाया गया जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करा गया था, प्रॉफिट्स दिखाए गए थे, और प्रमोटर्स ने क्या करा था, इनकैश कर ली थी अपनी शेयर होल्डिंग को। सत्यम एंड इट्स लेसन्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो रोल होता है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं पकड़ पाए थे, ऑडिटर 9 साल तक नहीं देख पाए थे, तो ऑडिटर्स पर भी फाइन इंपोज हुआ था, PwC पे फाइन इंपोज हुआ था। जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स थे उनको भी ले जाया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनको भी सजा हुई थी।
सीनियर मैनेजमेंट जो थी वो खुद ही इन्वॉल्व थी और एम्प्लॉयज की बिना हेल्प के। रामालिंगा राजू ने अपने कन्फेशन में बोला गया था कि मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल हूं, मैंने करा। और 7,500 इनवॉइसेस फेक, इससे ऊपर ही था नंबर, लगभग 7,500 फेक इनवॉइसेस थे। तो वो अकेले वो नहीं बना सकते थे, एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व थे स्टेटमेंट्स के लिए, मिसरिप्रेजेंट करने के लिए, इनवॉइसेस के लिए। तो एम्प्लॉयज का भी एक मेजर रोल इसमें था। पोस्ट क्राइसिस क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चूज करे। 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो थे गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठाए, और टेक महिंद्रा ने टेक ओवर करी थी कंपनी। लगभग 58 रुपीज पर शेयर के हिसाब से टेक महिंद्रा ने टेक ओवर कर लिया था कंपनी को। तो लर्निंग्स क्या थी इस केस स्टडी से, कि जो आपका टॉप मैनेजमेंट का रोल होता है, अगर अनएथिकल है, तो आपकी जो कंपनी है वो लाइकली सरवाइव नहीं कर पाएगी। फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, पूरे मार्केट का सॉरी पूरे मार्केट का जो आ, सोचने का तरीका था शेक हो गया था। जो रेपुटेशन थी मार्केट में कंपनी की पूरी तरीके से हिल चुकी थी। जो एथिक्स डायरेक्टर का होता है वो मैटर करता है, टॉप मैनेजमेंट के जो एक्शंस होते हैं वो क्रूशियल होते हैं, जो एक्सटर्नल ऑडिटर का रोल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो ऑडिटर्स होते हैं उनमें प्रोफेशनल एथिक्स होना चाहिए। एम्प्लॉयज जो हैं उन्होंने पहले विसल ब्लो नहीं करी थी, कब करी थी, 2008 में दिसंबर में आके कहीं पे उन्होंने विसल ब्लो करी थी। पोस्ट हैंडलिंग क्राइसिस आप कैसे करते हो, उससे कंपनी को सेव करा जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट ने पोस्ट क्राइसिस नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बिठाए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी, शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, जो एम्प्लॉयज थे उनको भरोसा दिलाया कि आगे से जो चीजें, अब से जो चीजें आगे होंगी वो ठीक होंगी, डोंट यू वरी अबाउट इट। टेक महिंद्रा ने टेक ओवर कर लिया था। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, एल्स क्या होगा, कंपनी बनेगी तो पर सरवाइव नहीं कर पाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा सत्यम स्कैम के बारे में। अब जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ऐड नहीं करा है, जो जो जुड़ा नहीं है टेलीग्राम ग्रुप चैनल से, वो जुड़ जाना। और 16 नवंबर से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं के बैचेस के अंदर। हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और जो टेलीग्राम नहीं करा है ऐड कर लो, उसका जो पीपीटी है आपको उधर ही मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे।